इज यूरोपियन यूनियन गोइंग टू ब्रेक डाउन? क्या फ्यूचर में यूरोपियन यूनियन टूट सकता है? सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन की वार की वजह से सारे के सारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हलचल चल रही है और काफी सारे रेफ्यूजी जो हैं यूक्रेन से पलायन कर कर अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में या यूरोपियन यूनियन की मेंबर कंट्रीज में दाखिल हो रहे हैं। इंटरनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से पूरे के पूरे यूरोप में हलचल मची हुई है। और इसी के बीच ऐसी कुछ खबरें सुनने को आ रही हैं जिसका यूरोपियन यूनियन पर काफी बुरा असर पड़ सकता है। नौबत यहां तक भी जा सकती है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए। क्या है वो खबरें और क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। पर उससे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि यूरोपियन यूनियन है क्या चीज, ये संघ कैसे काम करता है और क्या क्या काम करता है। तो चलिए इसके लिए नजर मारते हैं यूरोपियन यूनियन की एक ब्रीफ हिस्ट्री पर। दोस्तों, हिटलर के मरने के बाद 1945 में वर्ल्ड वार 2 जो है खत्म हो जाती है। बट वर्ल्ड वार 2 में हुए कत्लेआम को मद्देनजर रखते हुए फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, लक्समबर्ग, नीदरलैंड्स ये देश जो है आगे आते हैं और आपस में एक ट्रीटी साइन करते हैं। इसके अकॉर्डिंगली ये सारे के सारे देश ये एडमिट करते हैं कि आज से वो कभी एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे और एक दूसरे के साथ अपने बॉर्डर्स, अपनी आर्मी, अपनी इकोनॉमी और अपना बिजनेस जो है शेयर करेंगे और एक साथ चलकर एक दूसरे की मदद कर कर सारे के सारे एक साथ डेवलप होंगे। दोस्तों, ये देश मिलकर एक कॉमन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं ताकि वो आगे चलकर एक दूसरे के साथ खुलकर व्यापार कर सकें और एक दूसरे की प्रॉपरली मदद कर कर अपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी को इंप्रूव कर सकें और डेवलप हो सकें। कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहते थे कि जो चीज जर्मनी के पास है वो लक्समबर्ग के पास अगर नहीं है तो वो यूज कर ले, और जो रिसोर्सेज बेल्जियम के पास है वो इटली यूज कर ले, और इटली के पास जो रिसोर्सेज हैं वो जर्मनी यूज कर ले बिना किसी रोक टोक के। मतलब बॉर्डर शेयर हो जाएंगे तो आराम से वो अपन आपस में व्यापार कर पाएंगे, कोई भी उनको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देने पड़ेंगे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करने पर। इसके चलते उनकी इकोनॉमी पर काफी अच्छा असर पड़ेगा और वो जल्दी से जल्दी ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, यहीं से शुरुआत होती है ECSC की, मतलब यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की। ये जो पहली ट्रीटी है इस बेस पर साइन होती है जो आगे चलकर यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी भी बनाती है। और इसी से आगे चलकर धीरे धीरे इनमें और भी काफी सारे देश हैं जो वो शामिल होते जाते हैं, एक एक कर कर दो दो कर कर काफी सारे देश हैं जो टाइम टू टाइम इनके साथ जुड़ते जाते हैं यूरोपियन कॉन्टिनेंट के। यही जो कम्युनिटी है वो आगे जाकर शुरुआत करती है यूरोपियन यूनियन की, उसके बाद शेनिगन यूनियन की, यूरो यूनियन की। बट ये कमेटीज बहुत ज्यादा फ्रीडम देती हैं अपने यूरोपियन देशों को। जरूरी नहीं था कि जो एक कम्युनिटी में या एक यूनियन में शामिल है वो देश दूसरे यूनियन में या दूसरी कम्युनिटी में भी शामिल हो। यहां पर एक बात जाननी बहुत जरूरी होगी कि यूरोप, यूरोपियन यूनियन, शेनिगन यूनियन और यूरो कम्युनिटी, ये जो चारों चीजें हैं वो अलग अलग हैं। यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट है, वो एक महाद्वीप है जिसमें काफी सारे देश हैं। उसके बाद आती है यूरोपियन यूनियन जिसमें यूरोप के 27 देश मेंबर हैं। और नेक्स्ट आती है शेनिगन यूनियन, और शेनिगन यूनियन भी एक ऐसी यूनियन है जिसमें कुछ देश ऐसे हैं जो यूरो यूनियन के मेंबर हैं पर शेनिगन के मेंबर नहीं है। कुछ देश ऐसे हैं जो शेंगन के मेंबर हैं बट यूरो यूनियन के मेंबर नहीं है। तो ऐसे कर कर है, ये अलग अलग यूनियन है और हर देश को, यूरोपियन हर कंट्री को पूरी आजादी है, वो किसी भी एक यूनियन में मेंबर बन सकती है और दूसरी यूनियन में मेंबर ना बनना चाहे तो नहीं भी बन सकती। अगर एग्जाम्पल लें तो आप देख सकते हैं कि साइप्रस, रोमानिया, क्रोएशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं बट वो शेनिगन यूनियन के मेंबर नहीं है। वैसे ही यूके जो था वो शेनिगन यूनियन का भी मेंबर था, यूरोपियन यूनियन का भी मेंबर था, बट वो यूरो यूनियन का मेंबर नहीं था। पर बाद में यूके ने क्या किया कि वो 31 जनवरी 2020 को वो यूरोपियन यूनियन से भी अलग हो गया, शेनिगन यूनियन से भी अलग हो गया। अभी वो एक सेपरेट
कंट्री बन चुका है, वो यूरोप में आता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है, बट यूरोपियन यूनियन में या शेंगन में नहीं आता। पहले था, अभी वो आउट हो गया। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है हर देश में, हर यूनियन में। तो अलग अलग ट्रीटी हैं जो देशों ने साइन कर रखी हैं। हो सकता है किसी ने एक साइन की हो, दूसरी ना की हो, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो ये तो रही थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन यूरोपियन यूनियन की। बट अभी चलते हैं फिर से अपने वही टॉपिक पर कि क्या कारण है जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन जो है वो टूटने की कगार पर आ चुकी है। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण जो है वो रशिया और यूक्रेन की वार को ही बताया जा रहा है। दोस्तों, हुआ क्या है कि वार से पहले जो था, रशिया की तरफ से एक पाइपलाइन थी जो ऑलमोस्ट ऑल ओवर यूरोप को गैस और ऑयल सप्लाई करती थी। तो अभी ये वार के चलते जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ यूरोप और रशिया का आपस में, उसके चलते रशिया ने क्या किया है कि ऑयल और गैस की सप्लाई जो है, फ्यूल और गैस की सप्लाई जो है, वो ऑल ओवर यूरोप में बंद कर दी है। और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो यूरोप है, पूरी की पूरी जो यूरोपियन यूनियन है, वो इकोनॉमिकल क्राइसिस की कगार पर आकर खड़ी हो गई है। प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज हो रही हैं और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और ये जो इम्पैक्ट है वो आगे जाकर और भी ज्यादा इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ना, वो बहुत ही ठंडा कॉन्टिनेंट है। मतलब पूरा का पूरा महाद्वीप और पूरे का पूरे देश, बहुत सर्दियों में बर्फ वगैरह पड़ती है, बहुत ठंडा हो जाता है। तो अभी ठंड से बचने के लिए उनको चाहिए हीटिंग, हर जगह पर हीटिंग चाहिए। तो हीटिंग के लिए उनको चाहिए इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही वो सारे के सारे उनके हीटर चलेंगे, हीटिंग होगी। बट इलेक्ट्रिसिटी चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए उनको चाहिए जनरेटर, और जनरेटर के लिए चाहिए उनको ऑयल एंड गैस, फ्यूल एंड गैस। सो प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो पहले से ही उनके पास ऑयल एंड गैस की कमी हो चुकी है जब से रशिया ने ये सप्लाई बंद कर दी है। तो अभी सर्दियों में जो इम्पैक्ट है वो उन पर और पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत हाई प्राइसेस पर ऑयल एंड गैस किसी और कंट्री से, अल्टरनेटिव जगह से खरीदने पड़ेंगे, जिसकी वजह से पूरे के पूरे यूरोप की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और अभी यूरोपियन यूनियन का क्या है कि ये एक ओपन मार्केट है। इनकी जो ट्रीटी, साइन ट्रीटी है, उसके हिसाब से इनको जो भी फैसले लेने होते हैं, ऐसे कोई भी इकोनॉमिकल फैसले लेने होते हैं, वो 27 के 27 देशों के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं, उन्होंने मिलकर फैसला लेना होता है कि इस प्रॉब्लम से टैकल करने के लिए उनको क्या हल निकालने चाहिए। कोई भी एक देश अपनी मर्जी से कोई भी फैसला नहीं ले सकता, कोई भी डिसीजन नहीं बना सकता। किसी भी देश को कोई डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिकल खास करके पूरे के पूरे देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा और एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचना पड़ेगा। मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी देश जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग है और एक बड़ा देश है, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, वो ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता अपने देश के लोगों के लिए इस क्राइसिस में कि वो अपने देश के लोगों को कोई हाई सब्सिडी दे दे और ऑयल और गैस की प्राइसेस जो हैं वो कम कर दे अपनी सरकार की सब्सिडी मिलाकर, और ऐसा कोई काम कर दे कि जो छोटे देश हैं यूरोपियन यूनियन में वो वाला काम ना कर पाए। तो ऐसा डिसीजन कोई भी बड़ा देश नहीं ले सकता यूरोपियन यूनियन में। उनको सबसे मीटिंग कर कोऑर्डिनेट कर ही फैसला लेना पड़ेगा। पर यहाँ पर कुछ ऐसा ही कर दिया है जर्मनी ने। क्या हुआ है कि जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तो वहां पर क्या हुआ है कि जर्मनी का जो इन्फ्लेशन रेट है वो पहले से ही 70 साल की हाईएस्ट पीक पर चला गया है, जिसकी वजह से वहां पर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुकी है। हर चीज की प्राइस है जो वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है और ऑयल और गैस की प्राइसेस भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। ये सारी की सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने सिर्फ अपनी ही पर्टिकुलर कंट्री के लिए ये डिसीजन ले लिया कि वो अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को सब्सिडी देंगे। और कितनी देंगे? 200 बिलियन यूरो की, 200 बिलियन यूरो। ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, कई देशों के रिजर्व से भी बड़ी अमाउंट है। तो इतनी बड़ी सब्सिडी देंगे, वो करेंगे क्या बेसिकली कि जो ऑयल और गैस की प्राइसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के वहां पर 6 यूरो का 1 लीटर ऑयल मिल रहा है, तो वो क्या करेंगे, 2 यूरो वो सब्सिडी दे देंगे और 4 यूरो में वहां के लोग ऑयल और गैस खरीद सकेंगे। ऐसा कुछ करेंगे वो। ये एक बहुत ही बड़ी सब्सिडी अमाउंट है किसी भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर कंट्री के लिए। इसकी वजह से प्रॉब्लम वहां पर ये हो चुकी है कि यूरोपियन यूनियन के जो बाकी देश हैं
वो हो चुके हैं जर्मनी से नाराज। जो छोटे देश हैं, जिनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो इतना बड़ा पैकेज जो है अपनी जनता को दे सके। और वैसे भी ये जो चीज जर्मनी ने की है वो यूरोपियन यूनियन की जो ट्रीटी है उसके खिलाफ है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। कि कोई भी देश अपनी मर्जी से अपने देश के लोगों को अब सब्सिडी नहीं दे सकता, उसको पूरी यूरोपियन यूनियन के साथ कोऑर्डिनेट कर ही चलना पड़ेगा। पर जर्मनी ने तो ये कर दिया, और इसी के साथ कुछ और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी वाले जो देश हैं वो भी यही काम करने जा रहे हैं, अपने देश के लोगों को सब्सिडी देने जा रहे हैं। तो अभी ये सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रेक डाउन करना हो गया। तो अभी ये रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ने का अंजाम ये भी भुगतना पड़ सकता है इन कंट्रीज को, कि हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन के कुछ टुकड़े हो जाएं। कुछ देश जो हैं यूरोपियन यूनियन से अलग होकर अपनी एक यूनियन बना लें, जो छोटी इकोनॉमी वाले देश हैं या छोटे देश हैं, या फिर वो यूरोपियन यूनियन से हमेशा के लिए अलग हो जाएं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उठी पड़ी है यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट में इन दिनों, जिसकी वजह से यूरोपियन यूनियन के बहुत बड़े आसार बन रहे हैं कि वो ब्रेक डाउन हो जाए। दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मुझे प्लीज इस वीडियो के कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। बाकी मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि यूरोपियन यूनियन ब्रेक डाउन ना हो, क्योंकि इसकी वजह से वहां की इकोनॉमी को, अलग अलग देशों की इकोनॉमी को बहुत भारी असर पड़ेगा, जिसकी वजह से जो टूरिज्म है वो भी कम हो सकता है। क्योंकि शेंगन यूनियन की वजह से सब लोग जाते हैं, सारे देशों में घूम आते हैं। तो अगर यूरोपियन यूनियन टूट गया तो सब देश सेपरेट हो जाएंगे। अगर सेपरेट हो गए तो एक एक देश का वीजा लेने का तकल्लुफ बहुत कम लोग करेंगे। तो इसकी वजह से टूरिज्म भी वहां पर कम हो सकता है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप की इकोनॉमी जो है वो स्टैंड करती है। बाकी मैं तो उम्मीद करूंगा कि ऐसा कुछ भी ना हो और सारी की सारी चीजें फिर से नॉर्मल हो जाएं। बट प्रॉब्लम ये है कि आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। बाकी जो भी होने वाला है वो फ्यूचर में हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके लिए काम की रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।